नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर की सीरीज को। इस सीरीज में हम वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और उनको हम जो है ब्रीफ में डिस्कस भी करेंगे। आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा, तो बने रहिए आप हमारे साथ। आप इस सीरीज को फॉलो भी कर सकते हो। ये जो है इसका पहला सेट है। इस सेट में वेरियस टाइप्स के टॉपिक हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये सभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर्स को। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती क्या है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं बेसिकली जो है हम फिजिकल जो मशीन होती है उसका जो है कि एनालाइज करते हैं और उनमें फोर्स का क्या इम्पेक्ट पड़ता है और इनके मूवमेंट में क्या इम्पेक्ट पड़ता है फोर्स को लगने से। तो इस वजह से वेरियस टाइप्स के लोड का, वेरियस टाइप्स के मूवमेंट का जो हम एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, ये बेसिकली जो है एक ब्रांच है इंजीनियरिंग के जो कि कंबाइन करता है इंजीनियरिंग फिजिक्स को और मैथमेटिक्स को, जिसका हम यूज करते हैं मटेरियल साइंस को समझने में, डिजाइन को एनालाइज करने में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, मेंटेनेंस में और मैकेनिकल सिस्टम को जो है समझने में, स्टडी करने में हम यूज करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है बेसिकली फोर्स और मूवमेंट का ज्यादातर रोल होता है। तो आइए इनके बारे में हम स्टडी करते हैं और इनको जो है हम किसी पर्टिकुलर बॉडी पे, मूवमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, हीट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, थर्मोडायनेमिक का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सब चीजों का हम स्टडी करते हैं। तो एक हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी के नाम बताए जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टी की सहायता से ही हम क्या करते हैं कि किसी भी मेटल को, किसी भी मटेरियल को मोल्ड करते हैं। ठीक है, या जो है कि उसको किसी एक सुटेबल शेप में ढालते हैं। अगर कोई मटेरियल है उस पे किसी तरह का ऑपरेशन करना है, किसी भी तरह का शेप देना है, वो जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो मटेरियल का बिहेवियर को डिफाइन करती है। किसी मटेरियल पर अगर हम लोड अप्लाई करते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से रिस्पॉन्स देता है, यह जो है किस तरह से हमको पता चल रहा है कि इससे हमको पता चलता है। सपोज करिए कोई मटेरियल है, अगर उस पर हम लोड अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा ही लोड अप्लाई करते हैं, अगर वो टूट जाता है तो इसका मतलब वो रिटेल है। अगर वो टूटता नहीं है, वो उस लोड को कुछ देर तक वेयर कर लेता है, तो हम क्या कहेंगे, ये इलास्टिक है। यानी कि कुछ देर तक उसको वेयर कर लेता है, उसके बाद जो है वो फेल होता है, यानी कि मतलब टूट जाता है। तो इस तरह के मटेरियल तो इस तरह से हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ जो मोस्ट कॉमन मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो इस तरह से है। स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी है, हार्डनेस है, टफनेस है, बिटलनेस है, स्टिफनेस है, डक्टिलिटी है, मिलाबिलिटी है, कोरोजन है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, फटीग, क्रीप। ये जो है कुछ आम मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं जो कि मोस्टली हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम एक डिटेल में वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि इस वीडियो के बाद आएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय पिटिंग। पिटिंग से आप क्या समझते हैं। तो कोई पाइप है या कोई मटेरियल है या फिर कोई प्लेट है, अगर उसमें स्मॉल होल हो जाता है कोरोजन की वजह से, जैसे कि आप इसको इस फिगर में देख सकते हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पिटिंग बोलते हैं।
और ये किस वजह से होता है? कोरोजन की वजह से होता है। धीरे धीरे वहां का जो मटेरियल होता है, वहां का जो मटेरियल होता है वो क्षय होने लगता है, उसका जो है डिस्ट्रक्शन होता है। तो वहां पर जो स्मॉल होल हो जाता है, जो छोटा छोटा पार्टिकल देखोगे आप, होल हो जाता है। और यह जो है कोरोजन होता है, वह क्या होता है? जब वाटर और ऑक्सीजन का कांटेक्ट होता है, जिसमें सॉल्टिंग मिनरल भी होता है, तो इसके रिएक्शन से कोरोजन होता है। ठीक है। और धीरे धीरे वहां का जो मटेरियल होता है वो क्षय होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी पिटिंग आ जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर द न्यूमेटिक सिस्टम एंड द हाइड्रोलिक सिस्टम सिमिलर? ये दोनों कैसे सिमिलर हैं एक दूसरे से? देखिए, न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है, हम एयर का यूज करते हैं, गैस का यूज करते हैं, जबकि हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, हम हाइड्रोलिक ऑयल का यूज करते हैं। दोनों में जो फ्यूल होता है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। उनमें गैस होता है और इनमें क्या होता है, फ्लूइड होता है। लेकिन दोनों का जो प्रिंसिपल है वर्क करने का, वो प्रेशर है। ठीक है। न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है, वो आपका गैस के प्रेशर पे वर्क करता है, जबकि हाइड्रोलिक सिस्टम वो आपका जो होता है, वो हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है उसके प्रेशर पे वर्क करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज नर्लिंग? तो नर्लिंग क्या होता है? नर्लिंग जो होता है बेसिकली मशीनिंग प्रोसेस होता है, जो कि नर्लिंग लेथ सेंटर लेथ पर परफॉर्म किया जाता है। नर्लिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक क्रिस क्रॉस पैटर्न क्रिएट करते हैं, जो कि आपका स्मूथ बार पे भी हो सकता है और किसी शेप के मटेरियल पर भी हो सकता है। और नर्लिंग प्रोसेस हम क्यों करते हैं? किसी मटेरियल पर, किसी भी बार पे, जहां हमको जो है एक एक्स्ट्रा ग्रिप, यानी आपको अच्छे से मटेरियल को होल्ड करने के लिए या पकड़ने के लिए, तो वहां पर हम उसको नर्लिंग करते हैं। नर्लिंग करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो इस वजह से हम नर्लिंग प्रोसेस करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नर्लिंग प्रोसेस हो रहा है। इनके पैटर्न अलग अलग होते हैं, कई तरह के पैटर्न होते हैं। डायमंड पैटर्न होता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है, लाइनर पैटर्न होता है। तो ये नर्लिंग के कई तरह के पैटर्न होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट? जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, कभी ना कभी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में आपसे इंटरव्यूअर पूछते ही होंगे। ठीक है, कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है। तो एज पर मैकेनिकल इंजीनियर आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो होता है, जो स्क्रैच से बनता है और जो कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाता है, उनको हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं, जो कि पोल्यूशन को क्रिएट नहीं करता है। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जो कि आपको स्क्रैच से नहीं बनता है, कोई प्रोजेक्ट है वो बंद हो गया है, अगर उसको आपको रिन्यूएट करते हैं, ठीक है, दोबारा से उसकी सही करके उसको एक फाइनल स्टेज पर देते हैं, उसको आप फिर से स्टार्ट करते हैं, तो उस तरह के प्रोजेक्ट को हम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, जहां पे आप स्क्रैच से इन्वायरमेंट नहीं करते हैं, और उस तरह के प्रोजेक्ट को जो है वो ज्यादातर आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। अगर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का एक मैं रियल एग्जांपल बताऊं, तो आपने सुना होगा, नोएडा में जेवर करके एक जगह का नाम है, जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एयरपोर्ट है। ठीक है, जो कि स्क्रैच से बनाया जा रहा है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी यूरिक की एक कंपनी है जो कि एयरपोर्ट बना रही है, वो उस एयरपोर्ट को बना रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ टॉलरेंस इन इंजीनियरिंग? ठीक है, इंजीनियरिंग में जो है टॉलरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, या क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी चीज जो होती है वो आइडियल नहीं होती है। कोई भी डिजाइन हो या कोई भी काम हो जो है आइडियल नहीं होता है। ठीक है,
कुछ ना कुछ उसमें प्रो एंड कॉन्स जरूर होता है। तो वैसे ही जब हम किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को हम जब डिजाइन करते हैं, किसी भी पार्ट का डिजाइन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसमें हम टॉलरेंस का यूज करते हैं। जब हम टॉलरेंस नहीं देते हैं किसी प्रोडक्ट में, डिजाइन में, तो उसमें क्या होता है, जो कि रिजेक्शन का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है, वो ओवरऑल बढ़ जाता है और उससे हमारी जो है कॉस्ट जो होती है वो इफेक्टेड हो जाती है, कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाती है। रिवर्किंग का जो कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट होता है, ये सब इंक्लूड करके रिजेक्शन की वजह से हमारा जो कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, रिजेक्शन को कम करने के लिए हम टॉलरेंस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय एनेलिंग। आप एनेलिंग प्रोसेस से क्या समझते हैं। एनेलिंग प्रोसेस जो होता है, एनेलिंग जो है एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसमें हम मटेरियल को क्या करते हैं, उसको रिकॉस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर जो हीट करते हैं और उसको जो है धीरे धीरे कूलिंग करते हैं, ठीक है। जनरली हम इनमें एयर कूलिंग का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जो मटेरियल का जो माइक्रोन स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर के मोलिकुलसी जो होती है, उनका जो है स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, और जिससे बहुत सारी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, वो मटेरियल उस तरह के प्रॉपर्टी को क्या करता है, एक्वायर कर लेता है, गेन कर लेता है। टिपिकली एनेलिंग जो किया जाता है वो हार्डनेस और रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, हार्डनेस को रिड्यूस करने के लिए और डक्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो मटेरियल में वेरियस टाइप्स के इंटरनल स्ट्रेस होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। और जब हम इस तरह की मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो मटेरियल गेन कर लेते हैं, तो उस मशीनिंग करने में हमको उसको आसानी होती है, और वो मटेरियल जो होता है हीट को वेयर कर लेता है आसानी से। तो यह सब जो है बेनिफिट है एनेलिंग प्रोसेस के। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली जो है दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है आपका वेरियस इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है आपका एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो आपका वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें हमको मेजर करने के लिए न्यूमेरिक फॉर्म में जो वैल्यू मिलती है, उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे हो गया आपका वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। और एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका मेजरमेंट करने पे हमको जो वैल्यू मिलती है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं मिलती है, उनको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इस तरह क्वालिफिकेशन होता है गो और नो गो, यानी कि अगर वो मटेरियल सही है तो गेज पास कर रहा है, या गेज पास कर रहा है। गो यानी कि मटेरियल सही ओके है, हमारा अगर प्रोडक्ट सही है, ठीक है। अगर नो गो अगर वह इंस्ट्रूमेंट पास नहीं कर रहा है, क्वालिफिकेशन नहीं है, नहीं क्वालिफाइड नहीं कर रहा है, तो इस तरह का मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, कि वो रिजेक्ट हो गया है। तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन जो होता है एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट में, वो होता है गो और नो गो। जैसा हो गया प्लग गेज, थ्रेड रिंग गेज, स्पेशल प्लग गेज, थ्रेड प्लग गेज, स्नैप गेज, इस तरह के वेरियस टाइप के इंस्ट्रूमेंट आपको जो है एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन।
पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस होता है? डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों बेसिकली आईसी इंजन होता है, यानी कि इंटरनल कंबंशन इंजन होता है। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस होता है। डीजल इंजन में क्या होता है, जो इग्निशन होता है वो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है उस फ्यूल का, उसकी वजह से इग्निशन होता है और कंबंशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में क्या होता है, वहां पर हम इस पर प्लग का यूज करते हैं, प्लग का यूज करते हैं इग्निशन के लिए। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस होता है डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन ऑफ ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का जो वो लोअरेस्ट टेम्परेचर आपको याद रखना है, ठीक है। लोअरेस्ट टेम्परेचर जिसमें वो क्या होता है, इग्निट होता है, स्टार्ट हो जाता है विदाउट एक्सटर्नल इग्निशन के। विदाउट, हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स का यूज नहीं करते हैं उसको इग्निट करने के लिए, जैसा कि स्पार्क प्लग हो गया, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर होता है, इससे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो जैसे डीजल इंजन की हमने अभी ऊपर बात की, तो वो जब उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर आता है तो वो जो है इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो केस हार्डनिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, किसी मटेरियल के जो सरफेस होता है, कोई अगर मटेरियल है उसका जो सरफेस है उसको हम हार्ड करते हैं, जबकि हम उसका जो अंदर का लेयर होता है, डीप लेयर जो होता है उसको हम जो है रिमेन सॉफ्ट, यानी कि उसको हम सॉफ्ट ही रहने देते हैं। जो बाहरी उसका सरफेस होता है उसको हम हार्ड करते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, ठीक है, उस लेयर पर जिस लेयर को हमको हार्ड करना रहता है। जिससे क्या होता है, वहां लेयर जो होता है वो मोर रेसिस्टेंट हो जाता है और ड्यूरेबल हो जाता है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं, केस हार्डनिंग हो रही है, ठीक है। देख रहे हैं आप इस जो पार्ट को है, इस पार्ट को हार्ड किया जा रहा है, ऊपर का जो सरफेस है इसको गर्म किया जा रहा है। ये जब तक पूरा एकदम सॉलिड में गर्म नहीं हो जाता है तब तक इसको पूरा गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसको फिर क्या करेंगे, पानी से जाके इसको ठंडा करेंगे पानी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन क्या होता है? सीएनसी मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, सीएनसी मशीन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जो कि एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जो कि ऑपरेट की जाती है कंप्यूटर से, कंप्यूटर के प्रो एजुकेटिव प्रोग्राम की सहायता से, जिससे हम क्या करते हैं, एक जिसमें हम क्या करते हैं, एक चिप होता है, ठीक है। उस चिप को हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर बाद में जो है प्रोग्रामिंग फाइल को उसमें कॉपी कर लेते हैं उस चिप के अंदर, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर उस चिप को हम मशीन में डालते हैं, ठीक है, मशीनिंग प्रोग्राम फाइल को, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। प्रोग्राम फाइल को हम मशीन के अंदर कॉपी कर लेते हैं। वो मशीन क्या करती है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। और वो उसका आपको जो प्रोसेस है वो करके देती है। उस मटेरियल पर जिस तरह का
भी ऑपरेशन आपको करना रहता है वहां करके देती है। तो इस तरह से मशीन को हम क्या कहते हैं, सीएनसी मशीन कहते हैं, जो कि कंप्यूटर कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन होती है। बहुत बहुत लोग यह कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि केवल जो सीएनसी मशीन होती है वो कंप्यूटर न्यूमेरिक मशीन होती है। सीएनसी मशीन ऐसी मशीन जो है कि प्रोग्राम से चलती है, ठीक है, प्रोग्राम से चल रही हो, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल से ऑपरेट हो रही हो, उस उसको हम सीएनसी मशीन कहेंगे। जिसमें हम जिसमें आपका सीएनसी मशीन भी आ जाता है, सीएनसी टर्निंग भी मशीन आता है, ठीक है, सीएनसी टर्निंग लेथ आ जाता है, सीएनसी मिलिंग मशीन आ जाता है, बीएमसी आ जाता है। ये सारे जो मशीन है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन होते हैं, ठीक है। इस तरह से कई लोग को ऐसा लगता है कि सीएनसी मशीन नहीं होती है, जबकि बीएमसी मशीन जो बीएमसी सीएनसी मशीन होती है, ठीक है, जो बीएमसी मशीन रहता है वो सीएनसी मशीन रहता है। कई लोगों का ऐसा कहना है, तो ऐसा नहीं होता है। जो भी मशीन है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल से ऑपरेट हो रही है, प्रोग्राम से ऑपरेट हो रही है, उसको हम सीएनसी मशीन कहेंगे। वेरियस टाइप्स की होती हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है मटेरियल का इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, जब वो मटेरियल एक्सपीरियंस करता है, जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस मटेरियल पर अप्लाई करते हैं। जबकि स्ट्रेन जो होता है वो मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन होता है। सपोज करिए कोई रॉड है, उस पर मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया, तो उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो कुछ और थी, उस पर फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी लेंथ कुछ और हो गई। तो ये जो इलोंगेशन हुआ मटेरियल में, इनका जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। इन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। उसको जो लेंथ में चेंज आया और जो उसका ओरिजिनल लेंथ है उसको डिवाइड करके, तो उसका आपका स्ट्रेंथ आ जाता है, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस जो होता है उसको मेजर करते हैं हम फोर्स पर यूनिट एरिया। जब भी स्ट्रेंथ जो होता है वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज आयरन ओर टर्न इनटू स्टील। कैसे हम आयरन ओर की सहायता से स्टील को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे स्टील को बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है आपका आयरन और दूसरा होता है आपका कुकिंग कोल, जो कि कार्बन का रूप होता है। इसमें हम पहले क्या करते हैं, कुकिंग कोल और आयरन को एक साथ हम लाइम स्टोन मिलाते हैं। लाइम स्टोन हम इसलिए मिलाते हैं कि इनमें इम्प्यूरिटी रहती है, ठीक है। इनको लाइम स्टीम स्टोन क्या कर, जो है इनको लाइम स्टोन क्या करता है, दूर कर देता है, ठीक है, अलग कर देता है। इनको हम एक साथ मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस में मेल्टिंग करते हैं और इस प्रोसेस से हमको क्या मिलता है, मॉल्टन पिंग मिलता है, ठीक है, मॉल्टन पिंग आयरन मिलता है, जिसको हम लेटर जो है कन्वर्ट कर देते हैं स्टील में। लाइम स्टीन जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जो इम्प्योरिटीज होती है उनको दूर करने में काम करता है। ब्लास्ट फर्नेस में जो माइल्ड स्टील होता है उसमें आपका 97 से 99% आपका जो है आयरन होता है, बाकी जो है अदर एलिमेंट होता है। तो इस तरह से हम आयरन ओर से हम स्टील को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज गियर, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर।
गियर क्या होता है, कितने तरह के हैं, इनके बारे में बताइए। गियर बेसिकली ऐसा व्हील होता है जिसमें हम तीत बनाते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, गियर बोलते हैं। ठीक है, गियर को हम बेसिकली यूज करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, पावर को ट्रांसमिट करने में दो रोटेटिंग जो शाफ्ट होता है उनका मोशन करने में हम गियर का यूज करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जिस तरह की हमको मोशन की जरूरत होती है, जिस तरह के पावर ट्रांसमिट की जरूरत होती है, डिफरेंट टाइप्स के गियर यूज करते हैं। तो गियर का भी बेसिकली काम होता है पावर को ट्रांसमिट करने और जो है कि दो कंपोनेंट के बीच के मोशन को कराए रखना एज पर एप्लीकेशन, जिस तरह के हमको रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है उस तरह के गियर का यूज हम करते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के गियर होते हैं, जैसा कि स्पर गियर, विवल गियर, हेलिकल गियर, वर्म गियर, रैक एंड पिनियन गियर एक्सेट्रा। ये डिफरेंट टाइप्स के गियर होते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं, आप यह जो है गियर इनके नाम है और ये कुछ किस तरह के होते हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट एंड व्हाई इज इट डन। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है और उसको हम क्यों करते हैं। हीट ट्रीटमेंट एक्चुअली हीट ट्रीटमेंट जो होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें हम वेरियस टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, जिसमें वेरियस टाइप्स के प्रोसेस होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, मटेरियल को हीटिंग करते हैं और कूलिंग करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ऑब्टेन करने के लिए हम जो है कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, बिना उसके मटेरियल कंपोजिशन चेंज किए बिना। ठीक है, हम हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं जिससे हमको डिफरेंट टाइप्स के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टी होती है। जैसा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ये जो है प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं। जो पर्पज होता है हीट ट्रीटमेंट वो होता है, जो पर्पज होता है ना, वो हीट ट्रीटमेंट वो होता है जिससे हमको हार्डनेस इंप्रूव करना है तो हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे। अगर हमको मटेरियल को सॉफ्ट बनाना है तो भी हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अगर मटेरियल कोई मेटल है, अगर उसको हम मशीन फ्रेंडली बनाना है हमको, तो उसके लिए हम हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं। अगर उसके गेन साइज, यानी जैसे कि हमने रिकोलेशन टेम्परेचर की बात की, इसमें जो है कि उसके क्रिस्टल क्या करता है, मतलब क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है जब हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। अगर मेटल को उसको बेटर बनाना है, अगर कोई मेटल है उसको अगर हमको बेटर बनाना है ताकि वो हीट को अच्छे से वियर कर सके, कोरोजन को वियर कर सके, इसके लिए हम हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं। अगर मटेरियल में इंटरनल स्ट्रेस है, उसको हम रिमूव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जनरली इस वे में फॉलो होता है। ये जो सारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं, जैसा कि नॉर्मलाइजिंग हो गया, जैसा कि अभी हमने देखा एनेलिंग, स्पोराडाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्पनिंग, सरफेस और केस हार्डनिंग, ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा हम डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम गेन करते हैं एज पर एप्लीकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंट बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जिस पॉइंट पे कोई सॉलिड मटेरियल सॉलिड स्टेट को छोड़कर लिक्विड स्टेट में जाता है,
तो उस तरह के पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और इस तरह के टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं। जबकि अगर कोई लिक्विड मटेरियल जो होता है वो लिक्विड स्टेट को छोड़कर अगर गैस स्टेट में जाता है, गैसियस स्टेट में जाता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग पॉइंट बोलते हैं, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज कार्बन अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। कार्बन कैसे स्टील के प्रॉपर्टी को डिफेक्ट करता है, ठीक है, इफेक्ट करता है। कार्बन अगर कम होगा तो क्या होगा, कार्बन कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो स्टील में क्या होगा, ये कैसे इफेक्ट करता है। अगर किसी स्टील में कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है तो उसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस बढ़ जाती है, यानी कि मटेरियल ज्यादा हायर हो जाता है, ठीक है। और उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है। टिपिकली क्या होता है, कार्बन कंटेंट के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हायर हो जाता है, लेकिन स्टील की केस में ऐसा नहीं होता है। स्टील के केस में जो है कार्बन कंटेंट अगर बढ़ जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो उसमें कार्बन होता है यानी कि Fe और C यानी कि आयरन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वो वियर हो जाता है, ठीक है। इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है कम हो जाता है। अगर कार्बन कंटेंट स्टील में कम होता है तो इस वजह से इसको हम आसानी से फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको आसानी से हम फोर्ज कर सकते हैं और फोर्जिंग वेल्डिंग कर सकते हैं। तेज और कार्बन का इफेक्ट होता है स्टील में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोजल एंड डिफ्यूजर। जैसा कि हम मैकेनिकल में पढ़े ही है नोजल और डिफ्यूजर के बारे में, तो इनका नोजल और डिफ्यूजर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। नोजल बेसिकली एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जबकि जो उसका प्रेशर होता है, उस फ्लूइड का प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जबकि डिफ्यूजर में क्या होता है, डिफ्यूजर क्या करता है, फ्लूइड के जो वेलोसिटी होती है उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है, और उसके प्रेशर जो है इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे भी हमको लो वेलोसिटी और हायर वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। वहां पे हम डिफ्यूजर का यूज करते हैं। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है नोजल और डिफ्यूजर में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर फीडबैक दें। अगर कोई कंफ्यूजन या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।